ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस को का एप्लीकेशन देखा था और हम लोगों ने अलग अलग बॉडीज के अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था, राइट। तो बाकी के जो केसेस है वो मैं इन टेबलेटेड फॉर्म टेबल में सब अच्छे से अरेंज करके मैं लेक्चर नोट में अपलोड करने वाला हूँ। सो नाउ मूविंग अहेड, we want to see torque acting on a rotating body. अब टॉर्क की बात करने से पहले हम बेसिक्स समझ लेते हैं कि टॉर्क का क्या मतलब है और इसमें कौन कौन से फिजिकल पैरामीटर आप सुनने वाले हो। देखो, मैं स्टार्ट हमेशा करूंगा लीनियर मोशन से, क्योंकि लीनियर मोशन आपको अच्छे से पता है, तो बाद में हम रोटेशनल मोशन के साथ कनेक्ट करेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्रेट लाइन मोशन में है, लीनियर मोशन में है, ट्रांसलेशन मोशन में है, इसका वेलोसिटी v है। ओके, अगर इस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो हम एक्सेलरेशन की बात नहीं करते। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब एक्सेलरेशन जीरो, मतलब रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होता है, अब बढ़ता है या कम होता है दैट इज डिफरेंट थिंग, या बढ़ेगा या कम होगा, लेकिन जब वेलोसिटी चेंज होता है देन यू टॉक अबाउट एक्सेलरेशन। अब जब एक्सेलरेशन की बात होती है तो भी दो केसेस होते हैं, एक होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक होता है चेंजिंग एक्सेलरेशन मतलब वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करते हैं फॉर द टाइम बीइंग। और न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से आपको पता है कि अगर एक बॉडी को एक्सेलरेट करवाना है तो फोर्स होना ही चाहिए, फोर्स नहीं तो एक्सेलरेशन नहीं, राइट। तो इन शॉर्ट, जब लीनियर मोशन में एक ऑब्जेक्ट मूव होता है, उसका वेलोसिटी चेंज करना है, तो एक्सेलरेशन लाना है तो फोर्स होना चाहिए। सिमिलरली अगर आपके पास एक बॉडी है जो रोटेट हो रहा है, ओके, इट इज रोटेटिंग। अब इस रोटेटिंग बॉडी पे अगर टॉर्क एक्ट होगा, तो जैसे एक लीनियर मोशन में जो बॉडी था, अगर उस पर एक फोर्स एक्ट हुआ तो वहां पे एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। So if there is unbalanced force, there is acceleration. Similarly, if there is unbalanced torque, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि रोटेशनल मोशन जब बॉडी को रोटेट करते हो, फॉर एग्जांपल आपने दो टाइप के टॉर्क सीखे थे, एक था मोमेंट ऑफ फोर्स, जैसे दरवाजा। अभी दरवाजे के केस में क्या करते हो आप, यू हैव अ गेट विच इज फिक्स्ड एट वन एक्सिस, फिर आप एक फोर्स लगाते हो F, ये फोर्स क्या करता है, रोटेट करता है। तो जब एक सिंगल फोर्स रोटेट करता है तो उसको बोलते हो मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क। जब हमारे पास एक रॉड है, रॉड पे दो फोर्सेस है, इक्वल एंड अपोजिट बट एट डिफरेंट पॉइंट, तो इस केस में भी बॉडी रोटेट होगा। तो यहाँ पे आप बोलते हो मोमेंट ऑफ कपल, क्योंकि दो फोर्सेस है, कपल है, राइट। इसको भी बोलते हो टॉर्क। तो आइडिया इज, लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए फोर्स चाहिए, एंगुलर मोशन में एक्सेलरेशन अल्फा प्रोड्यूस करने के लिए टॉर्क चाहिए। ओके, तो यू नीड टू कनेक्ट नाउ। फोर्स विल प्रोड्यूस एक्सेलरेशन, टॉर्क विल प्रोड्यूस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब आप इस टॉपिक को स्टार्ट कर सकते हो। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए कि जब मैं बोल रहा हूँ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी, अब इतना सब क्यों बताया। अगर आपको याद होगा, हमने जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकाला था, यू रिमेंबर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ऐसा हमने डिराइव किया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के लिए। ओके, तो जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हमने निकाला था तब हमने बोला था कंसीडर अ रिजिड बॉडी ऑफ मास m rotating about some axis of rotation passing through point O. Assume the body is rotating with constant omega, constant linear velocity. तो अगर ओमेगा कांस्टेंट था तो एक्सेलरेशन नहीं था, मतलब वहां पे रिजल्टेंट या नेट टॉर्क जीरो था। ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब इस केस में आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि कंसिडर अ बॉडी रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, नहीं बोल सकते हो, क्योंकि आप टॉर्क की बात कर रहे हो। टॉर्क में हमेशा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता ही है।
तो दैट इज बेसिक डिफरेंस। तो जब आप काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का फॉर्मूला डिराइव करते हो तब आप बोलते हो द बॉडी इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। जब आप टॉर्क का इक्वेशन डिराइव करोगे तब आप बोलोगे द बॉडी इज रोटेटिंग विद कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। वहां पे एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट था, मतलब एक्सेलरेशन जीरो था। यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बाकी सब एक्सप्लेनेशन लगभग सेम है। मतलब लगभग मतलब व्हाट यू विल से इज, आप बोलोगे कंसिडर अ रिजिड बॉडी made up of n number of particles of masses m1, m2, m3, mn, so on. These particles are at perpendicular distances r1, r1, r2, r3, rn, so on from axis of rotation. ओके तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है पासिंग थ्रू पॉइंट O। ये डिस्टेंस r1 है, ये डिस्टेंस r2 है, ये डिस्टेंस r3 है, ये डिस्टेंस rn है। ओके राइट, गुड। सो मोर और लेस सेम है। तो यू विल स्टार्ट विथ सेइंग कंसीडर अ रिजिड बॉडी मेड अप ऑफ n particles of masses m1, m2, mn respectively. Let the perpendicular distances of these particles are r1, r2, rn respectively from axis of rotation. Okay, then you will have to specify let the body rotates with constant angular acceleration alpha. Let the body rotates with constant angular acceleration alpha. ओके अब यहां तक हो गया। नाउ ऑफ कोर्स व्हाट यू नो इज जब बॉडी रोटेट होगा तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, राइट? तो व्हेन द बॉडी रोटेट्स each particle performs circular motion. ऑलराइट, हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है टॉर्क। तो आपको पता होना चाहिए टॉर्क का इक्वेशन क्या होता है जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विद रेडियस r। तो आपको पता है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी सर्कुलर मोशन में अलोंग टेंजेंट होता है। तो अगर लीनियर वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी अलोंग टेंजेंट है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रहा है। रिमेंबर यहाँ पे टॉर्क की बात है, टॉर्क मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे, राइट? तो लीनियर वेलोसिटी होता है अलोंग टेंजेंट, मतलब एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट, मतलब फोर्स भी अलोंग टेंजेंट, ये पता होना चाहिए। तो व्हाट डू वी नोटिस? हमको ये दिखा यहाँ पे कि आर बार और एफ बार दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो मैं ये वापस रिपीट कर रहा हूं, हर एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा तो व्हाट वी नो इज रेडियस वेक्टर इज अ वेक्टर फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफरेंस आर बार, और वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट, है ना? वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, ये पता ही है हमको, इट इज ऑलवेज अलोंग टेंजेंट। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम है यहाँ पे।
तो इसका मतलब फोर्स वेक्टर और आर वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो. गुड. देन अब आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल. So we know that moment of force या torque acting on a particle is given by torque tau is r bar cross f bar. ये आपका 11th बेसिक से आता है, तो डोंट वरी इफ यू डोंट नो, अभी पता लग गया आपको. तो जब मैं इसका मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो मॉड ऑफ टाउ इज आर एफ साइन थीटा, राइट. और मैंने ऑलरेडी आपको बताया यहाँ पे आर बार और एफ बार परपेंडिकुलर है, तो बट आर बार एंड एफ बार आर परपेंडिकुलर. मतलब थीटा 90 डिग्री और साइन 91, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 90 की वैल्यू आ गई 1. देयरफॉर टॉर्क मिल गया आपको आर एफ. ओके. तो मोर और लेस कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सेम लाइन पे चल रहा है. हमने पहले जब काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन निकाला था तो भी हमने पार्टिकल पार्टिकल की बात की थी, राइट. हमने बोला कि बॉडी रोटेट हो रहा है, हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, हर एक का काइनेटिक एनर्जी होगा, हर एक का काइनेटिक एनर्जी निकाल लिया हाफ एम वी स्क्वायर से. वी आर ओमेगा था वहां पे, यहाँ पे भी आर ओमेगा होगा वैसे. फिर सारे पार्टिकल्स का एनर्जी ऐड करते गए, हमको मिल गया टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन. यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी नहीं फाइंड करना, हमको टॉर्क फाइंड करना है. तो हमने बोला कि बॉडी रोटेट हो रही है, तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, हर एक पार्टिकल पे टॉर्क एक्ट हो रहा है. टॉर्क इज आर एफ, और एफ आपको पता है मास इनटू एक्सेलेरेशन होता है, राइट. और आपको ये भी पता है सिंस एफ इक्वल टू एम ए, और आपको ये भी पता है एक्सेलरेशन आर अल्फा होता है. पता है ना आपको, ए इक्वल टू आर अल्फा. इसलिए मैंने ये चैप्टर का पहले लेक्चर में ही ये बताया था, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटीज. ओके. तो ये ए इक्वल टू आर अल्फा, लीनियर एक्सेलरेशन इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ये रिलेशन होता है. तो आपको टॉर्क मिल गया एम आर स्क्वायर अल्फा, राइट. गुड. So this is what you should know. So you have torque का equation that is basically m r square alpha. अभी आप बोल सकते हो therefore torques acting on individual particles are. So therefore torque या torques acting on particles are, पहले पार्टिकल पे होगा m1 r1 स्क्वायर अल्फा 1 मत लिखना. क्यों नहीं? क्योंकि ये बॉडी जो है, ये बॉडी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ रोटेट हो रही है. तो एंगुलर एक्सेलरेशन हर एक पार्टिकल का सेम है. फॉर ईच पार्टिकल एंगुलर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट लीनियर एक्सेलरेशन नहीं. क्यों? क्योंकि लीनियर एक्सेलरेशन क्या था, ए इक्वल टू आर अल्फा. मतलब अल्फा भले ही कांस्टेंट हो, लेकिन हर एक पार्टिकल का डिस्टेंस अलग अलग है. पहले पार्टिकल का डिस्टेंस है r1, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट. दूसरे पार्टिकल का आएगा a2 इक्वल टू r2 अल्फा, तीसरे का आएगा a3 इक्वल टू r3 अल्फा. तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन फॉर ईच पार्टिकल इज कांस्टेंट. ओके, दैट इज व्हाट यू नीड टू नो. ये सारे चीजें मैं इन डिटेल आई विल पुट इट इनटू नोट्स, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. So torque acting on second particle is m2 r2 square alpha. Similarly, for nth particle is mn rn square alpha. Okay. Therefore, total torque on the rotating rigid body is on the rotating rigid body is total torque क्या आएगा? Torque on first particle plus second particle plus nth particle. So this is m1 r1 square alpha
प्लस m2r2 स्क्वायर अल्फा प्लस mnrn स्क्वायर अल्फा। तो इसमें से आप अल्फा को कॉमन निकाल लोगे, तो m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर प्लस mnrn स्क्वायर, और अल्फा आ गया आपके पास आउटसाइड कांस्टेंट। ओके, तो अब if you remember, m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस mnrn स्क्वायर, ये था हमारे पास समेशन I runs from 1 to n mi स्क्वायर, यहाँ पे आ गया अल्फा। और अगर आपको पता है ये क्वांटिटी है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो टॉर्क एक्टिंग on a rotating rigid body is moment of inertia into alpha. So I runs from 1 to n mi ri square is moment of inertia. ये आ गया स्केलर फॉर्म। इन वेक्टर फॉर्म, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो वेक्टर नहीं है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। फिर वेक्टर क्या है? अल्फा। तो आप लिख सकते हो टाउ बार इक्वल टू आई अल्फा बार। ओके, दिस इज हाउ यू कैन राइट टॉर्क टाउ इक्वल टू आई अल्फा बार, राइट। इसके एसआई यूनिट्स, लेट अस लुक एट एसआई यूनिट्स। तो एसआई यूनिट्स कैसे आएंगे? इट इज सिंपल, आप या तो यहां से निकालो, या फिर आपको पता है टॉर्क इज आर इंटू एफ। आर इज डिस्टेंस मीटर, एफ इज न्यूटन, तो न्यूटन मीटर, तो ये आ जाएगा आपका न्यूटन मीटर। सिमिलरली डायमेंशंस ऑफ टॉर्क, यू कैन फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ टॉर्क। डायमेंशंस ऑफ टॉर्क कैसे निकालोगे आप? सो डायमेंशंस ऑफ टॉर्क टाउ इज इक्वल टू आर इंटू एफ। फोर्स डायमेंशन क्या थे? m1 l1 t माइनस टू इंटू आर, आर इज अगेन l1, तो ये आ जाएगा m1 l2 t माइनस टू। ये आ गया आपका डायमेंशन ऑफ टॉर्क। ओके, तो मैं वापस से एक बार रिपीट कर देता हूँ कॉन्सेप्ट को, और एक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जो रोटेट हो रहा है अबाउट सम एक्सिस ऑफ रोटेशन, है ना, पासिंग थ्रू पॉइंट O। ये जो रिजिड बॉडी है ये n पार्टिकल से बना है, मासेस m1 m2 m3 m4 mn। इनका डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन r1 r2 rn एंड सो ऑन सो फोर्थ। ओके, तो जब ये बॉडी रोटेट होगा, हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, और हमको निकालना है एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। तो आपको पता है कि टॉर्क एक्टिंग इज आर एफ साइन थीटा। थीटा ये 90 डिग्री कैसे आया मैंने बताया, जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है तो रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो 90 डिग्री आता है, तो साइन 91 आता है। देयरफॉर टॉर्क आपको मिलेगा आर एफ, तो टॉर्क आपको मिलेगा आर इंटू एफ। ओके, तो बट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन क्या होता है? आर इंटू अल्फा, तो ये आ गया एम आर स्क्वायर अल्फा टॉर्क। अब पहले पार्टिकल पे कितना टॉर्क एक्ट होगा? टाउ वन m1 r1 स्क्वायर अल्फा। दूसरे पार्टिकल पे कितना होगा? m2 r2 स्क्वायर अल्फा। nth पार्टिकल पे कितना होगा? mn rn स्क्वायर अल्फा। तो दिस इज टॉर्क एक्टिंग ऑन ईच पार्टिकल। तो टोटल टॉर्क क्या आ गया? टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ एन। ओके, तो ये आ गया आपका टोटल टॉर्क। आप लिखोगे तो m1 r1 स्क्वायर अल्फा प्लस m2 r2 स्क्वायर अल्फा प्लस mn rn स्क्वायर अल्फा। तो इसमें से आप m1 r1 स्क्वायर m2 r2 स्क्वायर ये कॉमन निकाल लोगे, मतलब अल्फा कॉमन निकाल लोगे बेसिकली। तो दिस इज नथिंग बट समेशन आई रन्स फ्रॉम 1 to n mi ri स्क्वायर इंटू अल्फा, लेकिन ये समेशन
जो है MI/R² दिस इज I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू अल्फा, तो टॉर्क आपके पास आ गया I अल्फा। तो बहुत सिंपल सा डेरिवेशन था, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इजी कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ओके, सो यू शुड बी एबल टू डिराइव दिस, ये आपको डिराइव करते आना चाहिए, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। नाउ तो याद कैसे रखते हैं, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते वक्त बॉडी रोटेट हो रहा है विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन जीरो, अल्फा जीरो। टॉर्क, क्योंकि टॉर्क में ऑलरेडी फोर्स आता है, फोर्स में एक्सेलरेशन आता है, तो अगर स्पीड ओमेगा कांस्टेंट हो गई तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम हियर। तो टॉर्क का इक्वेशन डिराइव करते वक्त यू नीड टू रिमेंबर दिस, कि यहाँ पे आप कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करोगे, नॉट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो दिस इज हाउ यू कैन basically derive. Okay, so let's move ahead with next topic now. Expression for angular momentum of a rotating body. देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन हो गया, उसके बाद टॉर्क हो गया, अब हम लोगों को एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम निकालना है ऑफ रोटेटिंग बॉडी। तो हाउ टू फाइंड आउट एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम, वापस हम लीनियर मोमेंटम मतलब लीनियर मोशन को एंगुलर मोशन के साथ कनेक्ट कर लेंगे। लीनियर मोमेंटम P, इट इज मास इनटू वेलोसिटी V। ओके, गुड, तो ये पता है, बेसिक है ये, मास इनटू वेलोसिटी इज लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की जब बात करते हो तो एंगुलर मोमेंटम के केस में यू राइट डाउन L बार इक्वल टू R बार क्रॉस P बार। तो ये पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड वाइज मैंने ये वेक्टर फॉर्म लिखा है एंगुलर मोमेंटम का, तो इसको आप लिख सकते हो इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड L इक्वल टू आर पी साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो साइन थीटा यूज होता है, राइट। ओके, अगेन यहाँ पे जब मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा, बट जब एक बॉडी रोटेट होगा तो उस बॉडी का हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। Whenever the body will rotate, each particle of the body will perform circular motion। फिर वही बात, यहाँ पे रेडियस r वेक्टर है, ये वेलोसिटी v बार है, वेलोसिटी v बार को मैं मास से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मुझे मोमेंटम मिल जाता है, लीनियर मोमेंटम। तो यू कैन सी यहाँ पे भी r बार और लीनियर मोमेंटम में एंगल 90 है, तो आर पी साइन 90, मतलब ये आ जाएगा आपका आर पी इंटू साइन 90 इस वन। तो एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे आप लिखोगे आर इंटू पी। ओके, तो सबसे पहली चीज, किसी भी डेरिवेशन, कोई भी इक्वेशन को डिराइव करना हो, वॉट एवर इट इज, कोई भी इक्वेशन को अगर आपको डिराइव करना हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी का बेसिक्स पता होना चाहिए। जैसे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये पता होना चाहिए। तो जैसे लीनियर मोशन में लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, वैसे ही हम एक एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं रोटेटिंग बॉडी के लिए, वी विल डिराइव। देखो मैं अभी बता देता हूँ याद कैसे रखना है, और हमको एज आई टोल्ड यू वंस, कहाँ पहुंचना है ये पता है तो रास्ता अपने आप मिलता है। क्या क्या फाइंड करना है, एक्सप्रेशन फॉर एंगुलर मोमेंटम। डू वी नो लीनियर मोमेंटम? यस, पी बार इक्वल टू एम वी बार। ओके, ये लीनियर मोशन का है, मैंने आपको बताया था लीनियर से जब एंगुलर में जाते हो तो लीनियर फिजिकल क्वांटिटी को एंगुलर फॉर्म में लिखो, लीनियर मोमेंटम की जगह पे एंगुलर मोमेंटम। मास, मास का इक्विवेलेंट क्या था रोटेशनल मोशन में? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वेलोसिटी का इक्विवेलेंट क्या था? ओमेगा। तो देखो ऐसा ही एक इक्वेशन बनेगा, एल बार इक्वल टू आई ओमेगा बार, ऐसा ही बनेगा, और दैट इज
why you should know equivalence between linear and angular. इन दोनों का रिलेशन समझ में आ गया? मैं वापस समझा देता हूँ. v इक्वल टू यू प्लस ए टी, हमने क्या लिखा था? ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी. ये लीनियर और ये नीचे एंगुलर. सिमिलरली v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, क्या लिखा था हमने? ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा इनिशियल स्क्वायर प्लस टू अल्फा थीटा. करेक्ट, राइट. फिर हमने बोला था कि मास की जगह पे आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख सकते हो. तो लीनियर मोमेंटम अगर पता है तो एंगुलर मोमेंटम, लीनियर की जगह पे एंगुलर, मास की जगह पे मास का एंगुलर एनालॉग मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, v का एंगुलर एनालॉग मतलब ओमेगा. राइट. तो हमको यहां तक पहुंचना है. दिस इज व्हाट यू शुड नो. गुड, राइट. देन बाकी स्टोरी सेम है मतलब ऑलमोस्ट सेम है. फिर आप बोलोगे वही चीज, मतलब बेसिकली ये जो पार्ट है ये एज इट इज है यहाँ पे, एग्जैक्टली सेम है. ओके. कंसिडर अ रिजिड बॉडी made up of n particles of masses m1, m2, m3, mn respectively. Let the perpendicular distances of these particles are r1, r2, r3 up to rn respectively from axis of rotation. Let the body rotates with constant, यहाँ पे चेंज आएगा. Let the body rotate with constant angular velocity. क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी अभी बताया कि एल बार का इक्वेशन में आई ओमेगा आएगा, अल्फा नहीं. तो काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन फाइंड करते वक्त रोटेटिंग बॉडी लेना और उस बॉडी को एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रखना. टॉर्क के इक्वेशन के टाइम रोटेटिंग बॉडी लेना, उसका एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट रखना. एंगुलर मोमेंटम डिराइव करते वक्त रोटेटिंग बॉडी लो, उसका वापस से एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रखो. राइट. ये आपको धीरे धीरे विद प्रैक्टिस समझेगा, क्योंकि क्या होता है ना कि फर्स्ट टाइम जब आप कोई टॉपिक समझने की कोशिश करते हो तो इट गोज लिटिल डिफिकल्ट. सेकेंड टाइम जब आप पढ़ोगे तो समझेगा यहाँ पे ओमेगा कांस्टेंट क्यों लिया, क्योंकि फोर्स की टॉर्क की बात ही नहीं हो रही थी वहां पे. यहाँ पे क्यों? यहाँ पे भी कहाँ हम बात कर रहे हैं फोर्स और टॉर्क की? नहीं. टॉर्क और फोर्स जब होगा तो फिर जब फोर्स होता है तो वेलोसिटी चेंज होता है ना, तो इसलिए टॉर्क होगा तो वेलोसिटी चेंज होगा, मतलब एक्सेलरेशन होगा. यहाँ पे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, अल्फा 0 है. गुड, राइट. यहां तक सेम है. अब थोड़ा सा चेंज होगा. अब हम बोलेंगे ऑफ कोर्स जब रिजिड बॉडी रोटेट होगा तो ईच पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो वापस वही, व्हेन द बॉडी रोटेट्स ईच पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन. ओके. तो देखो, दैट इज व्हाई नॉर्मली I take these 2-3 topics back to back so that you can compare. When the body rotates, each particle performs circular motion. We know that. अब यहाँ पे टॉर्क की बात तो नहीं हो रही. We know that angular momentum of a body, of a particle, angular momentum of a particle is, यहाँ पे टॉर्क हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे एल बार, यहाँ से फोर्स हटाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे पी बार. तो एल बार इक्वल टू आर बार क्रॉस पी बार. तो सिमिलरली यहाँ पे भी रिस्पेक्टिव चेंजेस आप करोगे तो आप लिखोगे यहाँ पे मैग्नीट्यूड वाइज इट इज आर पी साइन थीटा. फिर आप वापस वही बोलोगे बट आर बार एंड पी बार आर परपेंडिकुलर. Hence, theta is 90 and therefore sine theta is sine 90 is equal to 1. Okay, this is how you will be getting it. Therefore, आप लिखोगे L equal to RP sine 90 is 1, तो RP, right?
बट एज यू नो, क्या पता है हमको, मोमेंटम p क्या है, m इंटू वी। तो m इंटू वी, जहां जहां पे सब्स्टिट्यूशन करते हो वहां वहां पे रीजन बता दो। एज ए एग्जामिनर, क्योंकि मैंने भी काफी टाइम तक पेपर चेकिंग किया है, तो व्हाट वी एक्सपेक्ट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपको कॉन्सेप्ट समझा है, क्या आपको पता है कि डिराइव कैसे करना है, आपने नीट एंड क्लीन तरीके से लिखा है, आपने प्रॉपर जहां पे जो कॉन्सेप्ट यूज किया उसको एक्सप्लेन किया है। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है L इज आर पी एंड P इज M इंटू वी, तो मुझे मेंशन करना पड़ेगा सिंस मोमेंटम इज M इंटू वी। ओके, राइट। वी डू नॉट सी, हम ये नहीं देखते कि आप एज इट इज बुक से लिख रहे हो कि नहीं, हम ये देखते हैं कि आपको सच में समझा है कि नहीं। तो दिस इज हाउ यू राइट इट डाउन। ओके, ऑल्सो हमको ये भी पता है, क्या पता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ओके, देयरफॉर देयरफॉर L इक्वल टू क्या आया था हमारे पास, आर एम वी, आर एम वी, लेकिन v क्या है, अभी लिखा आर ओमेगा, है ना। तो ये आ गया आपके पास एम आर स्क्वेयर ओमेगा। तो यू हैव एम आर स्क्वेयर ओमेगा। इसमें और टॉर्क में एक ही डिफरेंस है, टॉर्क में एम आर स्क्वेयर अल्फा था, ये देखो, और एंगुलर मोमेंटम में एम आर स्क्वेयर ओमेगा है, दैट्स ओनली डिफरेंस। ओके, देयरफॉर एल इक्वल टू एम आर स्क्वेयर ओमेगा। इसका मतलब, वापस से इट टेक्स मी टू दैट पॉइंट अगेन, ये सारा का सारा पैटर्न फॉलो होने वाला है। जैसे हमने बोला टॉर्क एक्टिंग ऑन पार्टिकल्स आर, यहाँ पे हम बोलेंगे देयरफॉर respective angular momentum of particles are, therefore respective angular momenta of particles are, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम होगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, दूसरे का होगा m2 r2 स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 नहीं लिख सकते क्योंकि ओमेगा कांस्टेंट है, हमने पहले ही मेंशन कर दिया। nth पार्टिकल का होगा mn rn स्क्वायर ओमेगा। ओके, देयरफॉर टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग बॉडी, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, रिजिड नहीं भी लिखा तो हम सारे केस में रिजिड ही ले रहे हैं। ओके, ऑफ रोटेटिंग रिजिड बॉडी इज, पहले पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, दूसरे का मोमेंटम, तीसरे का मोमेंटम, nth पार्टिकल का मोमेंटम, सबको अगर हम लोग ऐड करते गए तो हमको मिल जाएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम। गुड, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम L इज m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस 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 कहाँ तक, एम एन आर एन स्क्वायर ओमेगा तक, इतना आपको ऐड करना है। देयरफॉर L विल बी इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस 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 सारे पार्टिकल का ऐड करना है, और लास्ट में ओमेगा आउटसाइड कॉमन। देयरफॉर L इक्वल टू समेशन I runs from 1 to n mi स्क्वायर, और ये ओमेगा जो है ये बाहर है, और हमको पता है कि ये समेशन mi स्क्वायर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप लिख दोगे L इक्वल टू आई ओमेगा सिंस I इज समेशन I runs from 1 to n mi स्क्वायर इन वेक्टर फॉर्म। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो L बार इक्वल टू I बार नहीं हो सकता क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, ओमेगा बार। देखो मैंने बताया था कहाँ पहुंचना है, ये पता है तो अपने आप पहुंचोगे। P इक्वल टू एम वी, P की जगह पे L, M की जगह पे I, V की जगह पे ओमेगा, L इक्वल टू I ओमेगा, वही इक्वेशन है, राइट। तो अब इन रियलिटी आपने नोटिस नहीं किया होगा, हम बोलने बोलने में
आपके JEE नीट CET के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर गए। कैसे? एक, टॉर्क इक्वल टू I अल्फा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स की जगह पे एंगुलर में लिखते हैं टॉर्क, मास की जगह पे लिखते हैं I, एक की जगह पे लिखते हैं अल्फा। तो अब कभी ये फॉर्मूला भूलोगे नहीं। फॉर्मूला नहीं भूलोगे मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। यू विल अंडरस्टैंड जब मैं JEE नीट चालू करूंगा तब आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नेचुरली आएगा। हाँ, फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन है तो टॉर्क I इनटू अल्फा होगा। हाँ, लीनियर मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है तो एंगुलर मोमेंटम L इक्वल टू I ओमेगा आएगा। ओके, गुड। सो यूनिट्स की बात कहाँ की हमने? यूनिट्स की बात करनी पड़ेगी ना, ऐसा यूनिट्स की बात करनी पड़ेगी हमको। तो ऐसा यूनिट्स हो, डायमेंशंस हो, वैसे यू ऑलरेडी नो ऑल दिस, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं लिख देता हूं SI यूनिट्स। I किलोग्राम मीटर स्क्वायर है क्योंकि मास किलोग्राम, डिस्टेंस मीटर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। ओमेगा रेडियन पर सेकेंड है, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ऐसा भी लिख सकते हो, राइट? ओके, या फिर ऑफ कोर्स अगर आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है, राइट, तो यू कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ न्यूटन आल्सो। क्यों? फोर्स क्या था? फोर्स के यूनिट्स क्या थे? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास क्या है? किलोग्राम। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप चाहो तो उसको न्यूटन के टर्म में एडजस्ट कर सकते हो, विच आई डोंट वांट, तो मैं नहीं करता हूँ। तो मैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड ही लिखता हूँ बेसिकली। और डायमेंशंस, डायमेंशंस तो दे आर प्रीटी सिंपल। डायमेंशंस तो आप L इक्वल टू, जैसे शुरुआत की थी ना हमने यहाँ पे, L इक्वल टू RP, यहीं से डायमेंशन आ सकते हैं। R के डायमेंशन क्या है? L⁻⁴। मोमेंटम क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। मास मतलब m1, वेलोसिटी मतलब L1t-1। ओके, तो आपको मिल जाएगा L2m1t-1। तो आप यहाँ से भी डायमेंशन डिराइव कर ही सकते हो। तो डायमेंशंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम L आर m1 L2 t-1। These are the dimensions of angular momentum। हो गया, डायमेंशंस मिल गए। तो हमने एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन सारे इक्वेशन डिराइव कर लिए और हमने उनको कंपेयर भी कर लिया, राइट? गुड। तो लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे आपने 11th स्टैंडर्ड में प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम देखा है, वैसे ही यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देखना है। वेल, हमको ये प्रूव करना है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। कब कांस्टेंट है? तो मैं उसके लिए पहले स्टेटमेंट लिख देता हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, वंस यू नो कि व्हाट इज द स्टेटमेंट, तो फिर आपको डिराइव करना सिंपल जाएगा। स्टेटमेंट क्या है? कब कॉन्जर्व, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेकिन एंगुलर मोमेंटम कब कॉन्जर्व होगा, कब कांस्टेंट होगा? कॉन्जर्व मतलब कांस्टेंट। तो इट स्टेट्स दैट द एंगुलर मोमेंटम the angular momentum of a rotating body is conserved or constant, is conserved or remains constant if the resultant external torque, if the resultant external torque acting on the body is zero. Resultant external torque acting on the body
is 0। तो अब स्टेटमेंट मैं एक बार वापस आपको रिपीट करके देता हूँ, फिर हम लोग इसको लीनियर के साथ कंपेयर करेंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर एक रोटेटिंग बॉडी पे टॉर्क एक्ट नहीं हो रहा है, मतलब टॉर्क जीरो है, तो टॉर्क जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। दिस इज व्हाट इट मींस। इफ देयर इज नो टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। कांस्टेंट ना, जीरो नहीं बोल रहा हूं मैं। इफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग बॉडी इज जीरो, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। लेट अस कंपेयर विथ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन में एक ऑब्जेक्ट था जो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है विथ मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी विच इज p, राइट। तो ये मोमेंटम कांस्टेंट कब रहेगा? मास तो कांस्टेंट ही है ना। ऐसा होता है कि आप भाग रहे हो और आपका मास चेंज हो रहा है, राइट? ऐसा नहीं होता नॉर्मली। आई नो। फिर आप बोलोगे हम रनिंग क्यों करते हैं वेट कम करने के लिए, दैट इज डिफरेंट स्टोरी, वो छोड़ दो। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि जब एक पार्टिकल मूव होता है तो उसका मास मोर और लेस कांस्टेंट होता है। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। डू नॉट कंपेयर इट विथ योर एक्सरसाइज थिंग। सो नहीं तो फिर यू विल स्टॉप डूइंग एक्सरसाइज। आप बोलोगे कि भागने से मास कम नहीं होता, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट थिंग हियर। सो इन जनरल, बेसिकली बॉडी अगर मूव हो रहा है तो मोमेंटम है। मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। मास तो कांस्टेंट ही है ना, 10 किलो का अगर ऑब्जेक्ट होगा तो 10 किलो ही रहेगा, राइट। नाउ यू नीड टू थिंक कि जब वेलोसिटी चेंज होगा तभी मोमेंटम चेंज हो सकता है। सो इन शॉर्ट, मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो मोमेंटम को चेंज होना है तो वेलोसिटी चेंज होगा तब। वेलोसिटी कब चेंज होगा? जब एक्सेलरेशन होगा तब। एक्सेलरेशन कब होगा? जब फोर्स होगा तब। अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है, तो वेलोसिटी में चेंज नहीं है तो मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम में चेंज नहीं मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है। ओके, तो मेक अ लिंक। बात ऐसी है, एक बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है विद सम मोमेंटम, मतलब सम वेलोसिटी। मोमेंटम चेंज होना है तो वेलोसिटी चेंज होना पड़ेगा। वेलोसिटी चेंज होगा तो एक्सेलरेशन होगा। तो फोर्स है तो एक्सेलरेशन है। जब फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं है। जब एक्सेलरेशन नहीं है तो चेंज इन वेलोसिटी नहीं है। जब चेंज इन वेलोसिटी नहीं है तो चेंज इन मोमेंटम भी नहीं है, मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है। अब इसको आप रोटेटिंग बॉडी के साथ कंपेयर करो। रोटेटिंग बॉडी में अगर हमको प्रूव करना है कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि टॉर्क नहीं है। क्योंकि टॉर्क होता है जो अल्फा, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन को जनरेट करता है। अभी देखा ना आपने, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा। एक्सेलरेशन कब नहीं होगा? जब फोर्स नहीं होगा। तो टॉर्क नहीं है तो अल्फा नहीं है, अल्फा नहीं है तो डी ओमेगा चेंज इन वेलोसिटी नहीं है। जब डी ओमेगा चेंज इन वेलोसिटी नहीं है तो डी एल मतलब एंगुलर मोमेंटम में चेंज नहीं है, क्योंकि आपको पता है एल इक्वल टू आई ओमेगा होता है। ओमेगा चेंज हुआ तो एल चेंज होगा। आई तो कांस्टेंट है, आई तो बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा ना। अगर स्पेरिकल स्पीयर है तो 2/5 mr², रिंग है तो हाफ mr², मतलब mr², हाफ mr², सब डिपेंड करेगा रोटेशनल एक्सिस पे। तो मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, फॉर अ गिवन बॉडी एंड गिवन एक्सिस रोटेशन आई इज कांस्टेंट। आई कांस्टेंट होता है, मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज कि एल जो है ये प्रोपोर्शनल है ओमेगा से। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुआ तो एल चेंज होगा। और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा कब चेंज होगा? जब अल्फा हो। अल्फा कब होगा? जब टॉर्क हो। जब टॉर्क नहीं है तो अल्फा नहीं है, अल्फा नहीं है तो चेंज इन ओमेगा नहीं है। जब चेंज इन ओमेगा नहीं है तो चेंज इन एल भी नहीं है, मतलब एल कांस्टेंट है, राइट। तो पहले तो ये दिमाग में अच्छे से फिट करना कॉन्सेप्ट। अब प्रूफ क्या करना है और प्रूफ कैसे करना है, ये दो चीजें हैं। क्या प्रूफ करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। It states that angular momentum of a body is conserved or remains constant. Remains constant. आपको पता है कोई भी चीज अगर कांस्टेंट होगी तो उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, मैथमेटिक्स। तो अगर आप ये प्रूव कर पाए कि डेरिवेटिव इज जीरो, मतलब आपने प्रूव कर दिया कि
angular momentum is constant. So we will start from here. Okay, so we'll say consider a particle rotating, right? Particle ले रहा हूं मैं, body भी ले सकता हूं, अपने ऊपर है. So let us derive. Consider a particle rotating या performing circular motion, एक ही बात है. Rotating about an axis with torque tau. ऑब्वियसली मैंने बोला है कि टॉर्क नहीं होना चाहिए, तो हम उल्टा अप्रोच जा रहे हैं. हम पहले बोलेंगे कि मान लो बॉडी रोटेट हो रहा है और उस पर टॉर्क एक्ट हो रहा है, मान लो, ऐसा अज्यूम कर लेते हैं. ओके, विथ टॉर्क टाउ, लेट पी बार बी द लीनियर मोमेंटम of the body and r bar be its position vector. पोजीशन वेक्टर या फिर रेडियस वेक्टर बोल सकते हो. वी नो दैट, हमको ये पता है. नहीं भी पता होगा तो लिख देना वी नो दैट. पता तो होगा, नहीं तो लिखोगे कैसे. सो वी नो दैट L बार इक्वल टू R बार क्रॉस P बार. ये हमने पहले भी यूज किया है. L बार इक्वल टू R बार क्रॉस P बार, ये यूज किया है यहाँ पे. ओके, तो यू शुड नो दिस. नाउ हमें क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है L कांस्टेंट है, मतलब डेरिवेटिव ऑफ L 0 है, ये प्रूव करना है. तो इसलिए पहले डेरिवेटिव लो. डिफरेंशिएटिंग above equation with respect to time, with respect to WRT, with respect to t. Therefore, dl bar by dt equal to d dt of r bar cross p bar. अब आपको डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, प्रोडक्ट रूल पता होना चाहिए. डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज, u का डेरिवेटिव. ओके, राइट. ये यहाँ पे नहीं चलेगा. क्यों नहीं चलेगा? यहाँ पे u और v स्केलर थे, यहाँ पे r और p वेक्टर है और ये वेक्टर प्रोडक्ट है. तो आप ऐसा नहीं कर सकते. आप बोलोगे पहले का डेरिवेटिव दूसरे को छोड़ दिया, डेरिवेटिव नहीं लिया, प्लस पहले का डेरिवेटिव नहीं लिया और दूसरे का डेरिवेटिव लिया. मतलब वही प्रोडक्ट रूल है, सिर्फ वेक्टर फॉर्म में है. तो डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी सेकंड केप्ट एज इट इज प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड क्वांटिटी फर्स्ट केप्ट एज इट इज. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, राइट. तो अब यू हैव dl bar by dt equal to this equation. But do you remember displacement upon time velocity था, ये याद है क्या? अगर याद है तो dl bar by dt, ये dr by dt है, ये वेलोसिटी v बार क्रॉस p बार प्लस r बार क्रॉस f बार, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन याद होना चाहिए. f बार इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है. तो मेंशन कर दो यहाँ पे कि क्यों लिखा है ऐसा. since v bar is dr bar by dt and f bar is dp bar by dt. Okay, good. Now what I will do is, therefore dl bar by dt equal to, यहाँ था v बार क्रॉस p बार, लेकिन p बार क्या है? mv बार अगेन, प्लस r बार क्रॉस f बार था ना. व्हाट इज r बार क्रॉस f बार? टॉर्क. दिस इज टॉर्क. ओके, सिंस momentum is mv bar and r bar cross f bar equal to torque, therefore dl bar by dt is equal to. अब आपको क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स पता होने चाहिए. क्या रूल था? ये जो मास है m, ये स्केलर क्वांटिटी है,
ये स्केलर को आप यहाँ पे लिखो या यहाँ पे लिखो या फिर ब्रैकेट के बाहर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यू कैन कीप इट वेर एवर यू वॉन्ट। तो अभी यहाँ पे है ना, तो मैं इसको ब्रैकेट के बाहर ले जाऊंगा, एम वी बार क्रॉस वी बार प्लस टाउ बार। बट एज यू नो, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट, एक वेक्टर का खुद के साथ प्रोडक्ट जीरो आता है। क्यों जीरो आता है? क्योंकि वी बार क्रॉस वी बार विल बी वी वी साइन थीटा। वेक्टर वही वेक्टर, एंगल कितना? जीरो, साइन जीरो जीरो। तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट जीरो आता है, आपको पता होना चाहिए। तो आप लिखोगे बट वी बार क्रॉस वी बार इज इक्वल टू शून्य, जीरो। देयरफॉर डी एल बार बाई डी टी इक्वल टू एम इंटू जीरो, मतलब जीरो, प्लस टॉर्क टाउ। देयरफॉर आपको मिल गया डी एल बार बाई डी टी इक्वल टू टॉर्क। आ गया? अब स्टेटमेंट पढ़ो। स्टेटमेंट में क्या बोला है? It states that the angular momentum of a rotating body is conserved or remains constant if the resultant external torque on the body is zero. अगर टॉर्क जीरो हुआ तब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। तो अब यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा हमको, if torque is zero then you have dl bar by dt equal to zero, which implies therefore L bar is equal to constant। क्योंकि किसी भी क्वांटिटी का डेरिवेटिव तब जीरो होता है जब वो क्वांटिटी कांस्टेंट हो। हेंस प्रूव्ड, आपने प्रूव कर दिया कि अगर टॉर्क जीरो है तब L कांस्टेंट है, नहीं तो L कांस्टेंट नहीं है। तो दिस इज वेरी सिंपल। तो हमने ये डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट किया? हमने ये डेरिवेशन स्टार्ट किया फ्रॉम बेसिक डेफिनेशन ऑफ आर बार एल बार मोमेंटम, मोमेंटम आर बार क्रॉस पी बार। फिर हमने डेरिवेटिव लिया, तो पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज। तो नीचे जो टर्म आई है डी आर बाई डी टी क्रॉस पी बार प्लस आर बार क्रॉस डी पी बार बाई डी टी। लेकिन डी आर बार बाई डी टी ये वेलोसिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डीपी बार बाई डी टी ये फोर्स होता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। गुड, तो ये आपने लिख दिया, वेरी गुड। अब हमको पता है मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, और मास जो है इट इज लाइक अ फुटबॉल, जहां चाहो उसको बाहर, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। इसको जहां चाहे वहां फेंक दो। सॉरी फॉर सच लैंग्वेज, पर तभी याद रहेगा क्योंकि स्केलर है। स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट में फ्लेक्सिबल होता है, कहीं भी रख सकते हो उसको आप, क्रॉस प्रोडक्ट में फ्लेक्सिबल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज आई हैव सीन ये मोमेंटम को पहले लिख देते हैं। अरे नहीं, वैसा नहीं चलेगा। मैंने सिर्फ स्केलर की बात की, मास की बात की है, तो मास को मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा। और ऑफ कोर्स जो आर बार क्रॉस एफ बार था यहाँ पे सेकेंड टर्म जो थी आपके पास, ये तो बाय डेफिनेशन टॉर्क है, तो टॉर्क आ गया आपका सेकेंड टर्म में। अब यहाँ पे जो वी बार क्रॉस वी बार बचा है ये जीरो आएगा, क्योंकि किसी भी वेक्टर का खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होता है। तो आपको मिल गया डी एल बार बाई डी टी एज टॉर्क। अगर अभी टॉर्क जीरो रहा, टॉर्क जीरो हुआ मतलब डी एल बार बाई डी टी जीरो, मतलब एल कॉन्स्टेंट, हेंस प्रूव्ड। तो फॉर टुडे हमने 3 टॉपिक कवर किए: टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रोटेटिंग रिजिड बॉडी, थर्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कल मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। आई विल सी कल स्टार्ट करना है या पहले न्यूमेरिकल्स लेने हैं, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अटेंड टुमारोज लेक्चर। So we'll stop here.